2023 में केशवानंद भारती सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आपके स्टडी भी प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो नेहा, गौतम, सोनू, श्रेयांश, अनूप, मोहित एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट जल्दी से बताइए कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और मैं विजिबल हूँ। माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर प्रॉपर इन माय सेशन। तो आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको कम मिलने वाली है। सिकू, आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। आवाज़ से पता लग रहा होगा कि आज थोड़ा सा गांव गया था मैं और वहाँ मौसम थोड़ा डिफर था, चेंज था। यस, बहुत जोरदार सिकू जी, बहुत जोरदार। बट आई होप कि मैं कैपेबल हूँ कि हम आप लोग के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जब तक है जान, राहुल जी, मेरा गांव जौनपुर में है, तब तक तो लड़ेंगे ही। तो जब तक मेडिसिन हमें इसके योग्य बना रही है कि हम आपके साथ इस डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, तब तक तो चलेंगे ही। जब स्थितियां भयानक होंगी कि नहीं, पॉसिबल नहीं है अब, तो फिर सेशन कैंसिल किया जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं मेडिसिन के सहारे आपसे कनेक्ट होने में कैपेबल हूँ। चलिए तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट जुडिशरी, न्यायपालिका। और इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो नो डाउट ये जुडिशरी भी इंडियन ही होगी। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट जुडिशरी। तो कुछ छोटे छोटे से मोटे सवाल आपके सामने मिलने वाले हैं। बस 30 सेकंड का एक मैं म्यूट जोन लूंगा, इसके बाद हम फिर रिकनेक्ट होंगे। गौतम जी, मैं जौनपुर में कहाँ से है? जौनपुर में शाहगंज का नाम सुना है, वहीं से हूँ मैं। ओके, खैर वो तो मेरे आने जाने का रास्ता है। Shivakant, when you want detailed study for polity, then you read Mr. M. Lakshmikant. मिस्टर एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए। आई होप कि आपके लिए वो बेहतर बुक होगी। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा। ओके, चलिए अब बताइए, मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है ना? एवरीथिंग इज प्रॉपर इन माय सेशन? ऑल ओके, सब कुछ प्रॉपर है? पूर्वांचल, श्यामलाल जी, इट इज द पार्ट ऑफ पूर्वांचल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें जुडिशरी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जुडिशरी, भारतीय संविधान में जुडिशरी का सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया गया है और जुडिशरी के सिस्टम को अडॉप्ट करने के साथ साथ जुडिशरी की जो फ्रीडम है वो कहाँ से अडॉप्ट है, ये दो चीज़ें। तो आपके जुडिशरी में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे आपको लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट नजर आता है। तो ये हायरार्की है, सिस्टम है जुडिशरी का, 3 लेवल है। ठीक, ये हमने ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से कॉपी किया है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट्स कॉपी टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बट जुडिशियल फ्रीडम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और साथ साथ इसका जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का अधिकार, जुडिशियल फ्रीडम और इसका जुडिशियल रिव्यू का जो है प्रोविजन, ये हमने अडॉप्ट किया है। कहाँ से, जल्दी से बताएं। श्यामलाल, नीतीश, श्रेयांश एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, अमित, नीतीश एंड प्रीतिमयी, प्लीज टेल मी ये चीजें कहाँ से ली गई हैं। धीरज, राहुल एंड सोनू का आंसर है दैट इज अडैप्टेड टू यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। तो आपके डेमोक्रेसी में, जी हाँ, आपके डेमोक्रेसी में 3 पिलर बेसिक होते हैं। ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? एक है आपका एग्जीक्यूटिव, जी हाँ,
दूसरा है आपका लेजिस्लेचर और तीसरा है आपका जुडिशरी। ये 3 पिलर होते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपने गवर्नमेंट को पढ़ा, केंद्रीय सरकार और मंत्रिमंडल। लेजिस्लेचर अभी आप आगे पढ़ेंगे जिसमें इंडियन पार्लियामेंट पढ़ी जाएगी। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जुडिशरी। चौथा पार्ट एक हम लोगों ने खुद डिसाइड किया है, दैट इज अ प्रेस। प्रेस किसी भी डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है जिसे आप प्रेस या मीडिया कहते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। देखिए, जितने भी फेडरल सिस्टम होते हैं, जहां भी संघीय व्यवस्था है, वहां संघ सरकार के लिए कानून अलग होता है और राज्य सरकार का संविधान अलग होता है। तो जिन जिन देशों में सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो जब वहां पर जुडिशरी भी अलग अलग होगी। लेकिन इंडिया एक यूनियन है, यहाँ पर संविधान जो है एक है और इस संविधान के अनुपालन में जो कानून बनाए गए हैं वो कानून भी एक है। आप यूपी के हो, एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, कर्नाटक के हो, कहीं के भी हो, अगर आपने हत्या जैसा जघन्य कृत्य किया है तो आपको उसके बदले किसी भी राज्य की सरकार में मृत्युदंड दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उससे लोअर लेवल पर हाई कोर्ट है और उससे लोअर लेवल पर सेशन कोर्ट। ठीक है, या इसे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट कह सकते हैं। व्हेन यू आर अनसेटिस्फैक्ट टू डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर आप इस अधीनस्थ स्तर के न्यायालय, इसे आप जिला स्तर का न्यायालय भी कहते हैं, जिला स्तर के न्यायालय से सेटिस्फैक्ट नहीं है, इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? आप या तो उस डिसीजन को दबे मन से स्वीकार कर लें अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आपके पास विकल्प है तो आप उस निर्णय के विरुद्ध चैलेंज करेंगे कि इस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया उससे हम हाँ, सरपंच, बिल्कुल श्यामलाल, बट सारे राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे हम न्यायपालिका का पार्ट नहीं मानते। जब हम जुडिशरी को डिस्कस करते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फैक्ट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे हाई कोर्ट। क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल मंजीत जी, मृत्युदंड आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट भी दे सकता है। आपके जिला जज महोदय को पावर है कि आप मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन जब भी जिला जज आपका मृत्युदंड की सजा सुनाएगा तो उस दंड को अप्रूव करने के लिए हाई कोर्ट में जो है ऑर्डर जाएगा। ठीक, अब इसी को आगे उस पर डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि कोई ऐसा मुकदमा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में स्टार्ट हुआ, सीखो, इन केस ऑफ नेशन मैटर, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ टू स्टेट, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल एंड स्टेट, दैट्स लीगल प्रोसेस स्टार्ट इन सुप्रीम कोर्ट। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, अभी वो आगे डिस्कस करेंगे, वेट करिए। ठीक, अगर कोई नेशनल लेवल का मैटर है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में स्टार्ट ही नहीं होगा, वो सीधे जाएगा वहीं। सबऑर्डिनेट कोर्ट अपील को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड कर देगा कि ले जाइए इसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो अगर कोई मैटर सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है, उसका डिसीजन हुआ, आप उस डिसीजन से अनसेटिस्फैक्ट है, देन यू कैन गो हाई कोर्ट, यू कैन नॉट गो सुप्रीम कोर्ट। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फैक्ट नहीं है तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को एक्सेप्ट कर ले। सुप्रीम कोर्ट पहले आपके मैटर को चेक करेगा कि दैट इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, या हाई कोर्ट का डिसीजन जेन्युइन है। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उस मैटर का डिसीजन कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर वो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक मुद्दा बन गया है, तो इसके लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनेगी। क्लियर? तो मामला समझ में आया। सबऑर्डिनेट के डिसीजन के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही इंडियन जुडिशरी को क्या बनाता है? इसे एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम में कन्वर्ट करता है, एकीकृत न्यायपालिका में परिवर्तित कर देता है। और ये सिस्टम जुडिशरी का हमने कहाँ से कॉपी किया? यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन से। कोई क्वेश्चन, कोई मैटर, कोई सवाल आपके मन में अगर चल रहा है तो तुरंत पूछिए। आज मैं बहुत एनर्जी
मतलब नहीं वो हाईटेक वाली शो हो रही है। कारण उसका है, नहीं श्यामलाल जी, किसी वो डिपेंड करता है मामला कैसा है। अगर दो राज्यों का बिल्कुल सिकू सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट होता है इसके निर्णय के विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध, याद रखिएगा, इसके निर्णय के विरुद्ध, ठीक है, आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। हाँ, माफी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन उस कंडीशन में आपने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ हमसे ये अपराध हो गया है, कृपया हमें इन कंडीशंस में माफ किया जाए। ठीक है, वहां आप उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और राष्ट्रपति से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट चैलेंज नहीं कर रहे हैं। एंड मिस्टर श्यामलाल, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सामान्य मुकदमे नहीं जा सकते। भारत की 121 करोड़ की आबादी के लोग अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना काम हो, फिर हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट की जरूरत ही क्या रहेगी? फिर हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट की कोई जरूरत है तो अब एक ही कोर्ट बना देते, सुप्रीम कोर्ट, सीधे सब लोग वहां मुकदमा दायर कर लें। इसलिए जैसा मैटर वैसी अदालत। ठीक, अगर आपका 10 रुपए का विवाद है तो आप उस 10 रुपए के विवाद को लेकर के गांव की पंचायत नहीं बुलाएंगे ना। अगर दो भाइयों के बीच में 10 रुपए को लेकर के झगड़ा हो गया है, विवाद हो गया है, क्या इसके लिए गांव की पंचायत बुलाई जाएगी? पंचायत आएगी 10 रुपए का विवाद सुलझाने, डांट के भगा देगी पंचायत की, भाग यहाँ से, 10 रुपए के लिए पंचायत बुलाने आया है। क्यों? वैसे इस कंडीशन में ना बहुत तेजी से आवाज निकलती है और बहुत तेजी से गला भी सूखता है। तो आई होप कि आपको जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ में आया। अगर समझ में आया तो यस कमेंट करिए, क्योंकि हम बढ़ते हैं इसी स्ट्रक्चर की ओर। तो संघीय भारत में 3 स्तरीय स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट कहां से हुआ, कैसे कैसे दिल्ली तक पहुंचा और कैसे वो आज की कंडीशन में आया। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, टॉप लेवल की जुडिशरी है। और सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय। इसकी 2 चीजें स्पेशल है। ये जो है, इट्स अ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये प्रोटेक्टर है, संरक्षक। नमस्कार जितेंद्र जी, संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का गारंटर। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट के गारंटर के तौर पे इसे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने वाला ये पार्ट है। अगर इन केस किसी कारण से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आपके मौलिक अधिकार जो है डिस्टर्ब किए गए हैं, आपके मौलिक अधिकार लिमिटेड किए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जुडिशरी जब जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के थ्रू 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है, जो किस लिए जारी की जाती हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए। वो 5 रिटें कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, ये हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ाया है। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो फंडामेंटल राइट्स एक बार देख लेंगे। तीसरा है अधिकार परीक्षा, याद आया? अधिकार परीक्षा, ठीक। चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है प्रतिषेध, ठीक है। लाइटली इसकी मीनिंग मैं एक बार यहां बता देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी होता है जब आपको सरकार ने या किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने अरेस्ट कर रखा है, तो ऑर्डर आएगा, जुडिशरी के सामने ले आइए उसे, क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र रूप से कहीं घूमने का अधिकार प्राप्त है। आपको बंदी बना लिया गया तो आपके वो मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। परमादेश, सभी सार्वजनिक संस्थानों पर हर इंसान का बराबर का अधिकार है। तो अगर आप तक कोई भी ऐसी सेवा नहीं पहुंच रही है जो सरकार की सेवा है, जिस पर आपका भी बराबर का अधिकार है, कोई लोक अधिकारी, कोई पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो सरकार कोर्ट का आदेश आएगा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अपने लिमिट को क्रॉस करके कोई काम करता है तो ऐसी कंडीशन में उससे पूछा जाएगा कि आपने किस अधिकार से काम किया। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये जो 2 रीटें हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये हायर लेवल की जुडिशरी द्वारा लोअर लेवल की जुडिशरी को जारी की जाती है, ताकि
लोअर लेवल की जुडिशरी के द्वारा कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाया जा सके जो अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दैट्स राइट। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल आपका? दूसरा है ये इट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक है। संविधान आपका बन के तैयार हुआ 1949 में, 1950 में लागू हुआ। तो इस संविधान का कुछ कॉन्सेप्ट है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि भारत एक वेलफेयर नेशन है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, तमाम ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए गए हैं। जो स्ट्रक्चर आपको प्रियम्बल में दिखाई देता है उसमें सीधा सीधा लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत की सरकार कोई ऐसा डिसीजन नहीं कर सकती कि हम अपना पावर किसी और सरकार को दे रहे हैं। लोकतंत्र है, यहाँ जो सरकार बनेगी डेमोक्रेटिक तरीके से बनेगी। ठीक, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है आपके प्रियम्बल के द्वारा, उस बेसिक स्ट्रक्चर को बने रहने देना है। अगर सरकार या संसद कोई ऐसा फैसला करती है जिससे इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है कोर्ट के पास। वो जुडिशियल रिव्यू करके उस डिसीजन को 0 लेवल तक कैंसिल कर सकती है। तो इस बिहाफ पर इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि दोनों चीजें समझ में आई कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करता है सुप्रीम कोर्ट और संविधान को कैसे बचाता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए। नहीं है? ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग सबसे पहले इसके हिस्ट्री पर चलेंगे। तो आपको पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसमें ये आदेश दिया गया था कि इंडिया में जुडिशरी होनी चाहिए। और इसी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक न्यायालय स्टेबल किया गया था जिसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट बना था 1774। उसके बाद आपको याद होगा 1935 के एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू इंडिया को एक फेडरल नेशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फेडरल बनाया गया था, एक संघ बनाया गया था। और इस संघ में कई राज्य सम्मिलित थे और इस संघ के लिए एक जुडिशरी बनाई गई थी दिल्ली में। 10 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाई गई और इस फेडरल कोर्ट के माध्यम से इसे क्लियर किया गया कि फेडरल कोर्ट इज अ जुडिशरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में और इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया, तो 28 जनवरी 1950 को इसी फेडरल कोर्ट को, जो तिलक मार्ग दिल्ली में है, किस रूप में कन्वर्ट कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। ओके, दैट्स क्लियर? एनी इशू, एनी क्वेश्चन? अगर है तो पूछिए, क्योंकि इसके आगे हम अब सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर पर। आजादी के पहले इंडिया का नाम इंडिया ही था भाई रोशन जी। ठीक है, इसे कई पार्ट के इंडिया में डिवाइड किया गया था। जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम हो रहा था तो दैट इज अ ब्रिटिश इंडिया। ओके, और जहां पर क्या कहते हैं आपके देसी रियासत के राजा हुआ करते थे उसे आप कहते थे कि दैट इज अ प्रोविंशियल स्टेट। ठीक है, देसी रियासत। ठीक है, उसे देसी रियासत कहा जाता था। ओके, तो अलग अलग नाम थे लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के ही पार्ट हुआ करते थे। तो आजादी के पहले का नाम पता चला, दैट इज इंडिया। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय आपके सुप्रीम कोर्ट में जब 1950 में स्टेबल हुआ, ये 1950 में, तो उस समय एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जस्टिस थे। टोटल 1+7 मतलब 8 जज थे। लेकिन धीरे धीरे समय समय पर जैसी जरूरतें बढ़ती गई, जैसे मुकदमे बढ़ते गए, जैसे वाद बढ़ते गए, जैसे केसेस बढ़ते गए, तो यहाँ पर भी क्या किया गया? यहाँ पर भी जजों की संख्या बढ़ाई गई। 2019 अप्रॉक्सिमेट 2 साल पहले एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जस्टिस है। तो टोटल कितने जस्टिस हो गए? 34। ओके, तो जल्दी से आप बताइए कि करंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है? जल्दी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? नाम बनाइए। रमन्ना साहब, बहुत बढ़िया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये भी जान लीजिए। बिल्कुल, आपके NV रमन्ना
मिस्टर NV रमन्ना साहब, ठीक है, इट्स रैंक इज 48, 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। 24 अप्रैल 2021 को अपॉइंट हुए थे ये, और इनके साथ साथ 33 और जज हैं। कितने? 33 और जज हैं जो भारत में सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रहे हैं। अब सबसे पहले इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के पैरा 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 के अनुसार इनके अपॉइंटमेंट का पावर किसके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का पावर किसके पास है? इट्स पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने कैसे अपॉइंट करेगा, ये एक क्रिटिकल मैटर है, ठीक है। तो CJI मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो अदर जस्टिस है, अन्य न्यायाधीश 33 और है ना, इन 33 को नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस की एडवाइस ली जाती है। तो भाई चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में क्या सिस्टम होगा, बताइए। क्या आप में से किसी को पता है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में किससे रिकमेंडेशन ली जाएगी? कौन रिकमेंड करेगा? कोलेजियम। नहीं भाई सिकू जी, कोलेजियम नहीं करेगा, ठीक है। कोलेजियम अदर जस्टिस, PM भी नहीं करता है सुमित जी, PM का बाद में अब कंफर्मेशन आता है। आपको बता दें, इसकी पूरी कहानी सुन लीजिए, पूरी कहानी। मंत्रिपरिषद भी नहीं करता, संसद भी नहीं करती, ठीक है। सरकार, PM और सरकार का रिकमेंडेशन लिया जाता था, लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक, बाद में इस पे डिस्प्यूट हुआ। तो आपको बता दें, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, ट्रेंड रहा, नो धीरज नॉट लास्ट CJI। हमारे यहाँ ये परंपरा रहा 1973 तक कि जो भी, ठीक है, जो भी सीनियर जस्टिस होगा, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जस्टिस होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जस्टिस, उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। बट 1973 में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई वो जान लीजिए। प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हमारे जो सीनियर जस्टिस थे, ठीक है, वो बीमार हो गए। नहीं, आप पहले ऐसे समझ लीजिए अंकित एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, कि हमारे यहाँ CJI के अपॉइंट करने में सीनियरिटी को प्रेफर किया जाता था। किसको? वरिष्ठता। वरिष्ठता प्रेफर की जाती है, जो सबसे सीनियर होता था। सीनियर इन द सेंस ऑफ नॉट इन एज, सीनियर इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और कहाँ का एक्सपीरियंस? सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज, हाई कोर्ट का सीनियर जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज अपॉइंट होता था। तो सीनियरिटी के बिहाफ पर कब तक चलता रहा मामला? 1973 तक। 1973 में हमारे सबसे सीनियर जज थे जफर इनाम। जफर इनाम महोदय को पैरालाइज का अटैक आया, ये पैरालाइज हो गए। तो इनकी जगह पर, इनके बाद जो थे, मिस्टर गजेंद्र गढ़कर, गजेंद्र गढ़कर साहब को बना दिया गया। क्या? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसी साल 1973 में, आपको याद होगा, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट का डिसीजन आया, और उस डिसीजन से हमारी इंदिरा सरकार बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। कारण कि इस डिसीजन में क्लियर कर दिया गया था कि सरकार या संसद, ठीक है, सरकार या संसद किसी भी कीमत पर रोशन जी, क्या गूगल पर क्या नहीं दिखा रहा है? एक मिनट, इस सीक्वेंस को खत्म कर लें, फिर आपके मुद्दे का समाधान करते हैं। वरिष्ठता के आधार पर जफर इनाम को अपॉइंट किया जाता है, गजेंद्र गढ़कर को किया गया। गजेंद्र गढ़कर के साथ साथ डिसीजन आया केशवानंद भारती, ठीक है, कि केशवानंद भारती साहब का डिसीजन आया। इससे इंदिरा गवर्नमेंट असंतुष्ट थी, और इस गवर्नमेंट ने 3 जजों को ओवरलैप करके अजीत नाथ रे को बना दिया। अजीत नाथ रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस, जिसमें सैलेट, हेगड़े और गुरुवर की सीनियरिटी को क्रॉस किया गया था। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर डिसीजन दिया कि नहीं, ये डिसीजन गलत है अजीत नाथ रे के अपॉइंटमेंट का, और सुप्रीम कोर्ट में CJI के तौर पर सीनियर जज ही अपॉइंट हो सकता है। तब से आज तक वरिष्ठता के आधार पर ही नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली जान लीजिए। तो कोलेजियम प्रणाली का उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज हैं 33, और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने के लिए आप कोलेजियम सिस्टम को यूज करते हैं।
कोलेजियम होता क्या? कोलेजियम इज अ कमेटी। क्या है? एक कमेटी है जिसमें कुल 5 लोग होते हैं। कितने? 5 लोग। एक आपका होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अदर जज होते हैं। वो सीनियर जज होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। ओके, ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। एक मिनट वेट करिए। चलिए, केशवानंद भारती, यस सोनू जी। अब आपका एक सवाल है कि कॉलेजियम प्रणाली में 5 होते हैं, 4 ही हो गए और ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन जब नई सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट ने उसे बदलने का प्रयास किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का सहारा लिया और फिर उसे वही कॉलेजियम प्रणाली अपना ली। तो 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली अभी भी प्रचलित है। चलिए, एक सवाल है आप लोगों के सामने, किसी ने पूछा है, कौन है भाई साहब? रोशन। नहीं सर, गूगल पर इंडिया इज फुल नेम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर इन अगस्त दिखाता है, मतलब पहले नाम कुछ और होगा। आपको बता दें, इंडिया को पहले कहा जाता था जम्बूद्वीप, ठीक, जम्बूद्वीप, ठीक। उसके बाद वैदिक एज आया, वैदिक एज में इसे भरतखंड कहा जाने लगा, ठीक है। वो राजा भरत के आधार पर इसे भरतखंड कहा जाने लगा। उसके बाद जब अरब आए भारत में तो सिंधु नदी पार करके आए, तो इसे क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। सिंधु से हिंदू बना और यहाँ की जगह को स्थान, मतलब उस जहाँ पे ये लोग रहते हैं। उसके बाद जब यूरोपीय कंपनियां आई तब इसका नाम पड़ा इंडिया। इंडस रिवर, सिंधु नदी के आधार पर इसका नाम इंडस से इंडिया हुआ। ओके, और तब से आज तक इसे भारत, तो पुराना नाम हमारा प्राचीन काल में ही रहा, भारत के बाद इंडिया, ठीक है, यही कहा जाता है, क्योंकि इंडिया अर्थात भारत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है, ठीक। तो मिस्टर रोशन, आई होप कि आपको आपके सवाल का आंसर मिला होगा। गूगल क्या कहता है, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है। आर्यावर्त, आर्यावर्त तब कहा जाता है वैदिक एज में जब यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब अगली सभ्यता आई तो आर्यों की सभ्यता आई। और अभी भी कभी कभी आपके यहाँ पूजा वगैरह होती होगी तो हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो यही संस्कृत में मंत्रोच्चारण करते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे, ठीक है। तो गूगल में थोड़ा आप ढूंढिए कि अमेरिका का पुराना नाम क्या है। यूनाइटेड स्टेट तो वो तब हुआ ना जब वहां 50 राज्यों का संगठन बना, उसके पहले अमेरिका को क्या कहते थे। ब्रिटेन का पुराना नाम क्या है? और एक बात, ऐसे सवालों और विवादों में नहीं उलझते जिनका हमारा एग्जाम से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता। आप लोगों को मैं ये आगाह करूंगा, अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाइए, मैं ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, बट क्लास में कंपटीशन ओरिएंटेड रहिए, ठीक। ज्ञान की सीमा को आप इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ ले जाना चाहते हैं आपकी मर्जी, ज्ञान का कोई बुरा नहीं होता, बट क्लास में कंपटीशन ओरिएंटेड रहना जरूरी है। ओके, चलिए, तो कॉलेजियम सिस्टम समझ में आया? बताएं, जल्दी से कमेंट करें समझ में आए, क्योंकि यहां से सेशन थोड़ा सा तेज चलेगा। अब बात करते हैं कि किसको हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से कहीं भी वो न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 10 वर्षों का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का अनुभव हो, या फिर उसके पास 10 साल तक एज एडवोकेट काम करने का अनुभव हो, या फिर अगली विशेषता है कि राष्ट्रपति की राय में एक विधिवेत्ता हो, ठीक है, एक वो अच्छा स्पेशलिस्ट हो ला का, ठीक, क्लियर। ये तो इसी व्यक्ति को आप सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हो, अन्यथा अगर ये योग्यता नहीं है तो नहीं कर सकते। शपथ, कार्यकाल और वेतन भत्ते, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने इनकी शपथ होगी, ठीक। और मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जज, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज मैक्सिमम 65 ईयर तक काम कर सकते हैं, 65 के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। और राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर वो रिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो कोई लेटर देकर के रिजाइन कर सकते हैं। अगर उन्हें उनके पद से हटाना हुआ तो उन्हें राष्ट्रपति सामान्य तरीके से उन्हें पद से नहीं हटा सकता, जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा
उनके दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर कोई बिल पास ना हो जाए। तो संसद की सिफारिश पर बहुमत से दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट आपके जुडिशरी के जज के अगेंस्ट कोई प्रपोजल लाता है और पास कर देता है कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है या ये काम नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं है, कोई भी आधार बना सकते हैं, करप्शन भी आधार बना सकते हैं, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, साधारण बहुमत, यहां पर सिक्कू जी साधारण बहुमत की सिर्फ राष्ट्रपति में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, से सबको हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। ओके, चलिए, कुल सदस्यों का साधारण बहुमत। आगे, न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के बारे में डिस्कस करता है कि यह भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के जज होते हैं, एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे हैं अदर जज। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2.8 लाख 2,80,000 रुपया और अदर जज को 2.5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है। ओके, तो ये है आपके जज साहब लोगों का वेतन। और ये वेतन कहाँ से दिया जाएगा? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 पैरा फर्स्ट में ये बताया गया है कि इट इज अ कंसोलिडेटेड फंड, ये संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक, और जो भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जितने भी वेतन 266 पैरा फर्स्ट के थ्रू पे होते हैं, उनमें कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, मतलब कम नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, हाँ, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है, याद रखिएगा आर्टिकल 360 अगर इंप्लीमेंट में है, तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर प्रेसिडेंट को छोड़ करके और सभी के वेतन कम किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, व्हाट इज पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले तो इट्स कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑन रिकॉर्ड? बताएं। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कोई कमेंट करेगा? है कोई योद्धा हमारी क्लास में? बताइए। बताएं, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं। लिखित कानून एज एविडेंस विजिबल, ठीक है, गाइड होता है दूसरे न्यायालय के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रूफ होता है लोअर कोर्ट के लिए। चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा ये भी कमेंट कर लीजिए, क्या मेरे वॉइस में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ? वॉइस मेरी थोड़ी बहुत बढ़ी आपके लिए कि नहीं? हो गया इंक्रीज? चलिए, बहुत देर से मैंने इस डिवाइस को कनेक्ट किया था, बट ये कनेक्ट नहीं हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये कनेक्ट नहीं हुई। तो आई होप कि वॉइस का इशू खत्म हो जाएगा। तो गाइस, यहां पर ये बता दें कि अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए, अगर वैसा ही कोई मैटर हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में एज आ एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं कि इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। क्लियर? जैसे दो मियां बीवी का झगड़ा हो गया, इन दोनों में तलाक हो रहा है, इन दोनों में तलाक, शुभ शुभ नहीं बोल रहा हूँ, कल करवा चौथ था, आज तलाक करा रहा हूँ मैं। कल करवा चौथ था, आज मैं तलाक के मुद्दे लेके आ गया। तुम लोग भी कहोगे सर ऐसा ऐसा एग्जांपल, भाई जो नियरेस्ट होता है, जो कुछ दिखता है, वही एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, ऐसे जो है पानी पी पी के कोसा जाता है और एक दिन लोग ब्रज भी रहते हैं, है ना? गजब का समाज हमारा। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर के सोशल मीडिया साइट पे वाइफ को लेकर के तमाम वीडियो, वाइफ ऐसी, वाइफ ऐसी, वाइफ ऐसे, ठीक है, और हस्बैंड को लेकर तमाम वीडियो, और एक दिन तुम देवता हो। क्या मैटर है? वाह,
हम लोग शादीशुदा नहीं है श्यामलाल। अरे भाई शादीशुदा नहीं हो, लेकिन ऐसे ही समाज में रहते हो ना जहां लोग शादीशुदा हैं। हम हैं सर, सोनू देखिए, सोनू भाई कह रहे हैं और बता दे, जो शादीशुदा है वो तो बेचारे करवा चौथ को बड़े प्रेशर में मनाते हैं, जो शादीशुदा नहीं है वो बड़े उत्साह में मनाते हैं। क्लियर? तो मिस्टर श्यामलाल, हाँ पापिया, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जुकाम बहुत जोरदार हुआ है, दवा खा खा के काम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मान लीजिए कोई डाइवोर्स का मैटर है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो और तो हस्बैंड को वाइफ को मतलब लाइफ सर्वाइव करने के लिए 50% पे करना पड़ेगा अपनी टोटल इनकम का। अगर ऐसा ही कोई डिसीजन किसी लोअर कोर्ट में आया, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, किसी हाई कोर्ट में आया, तो वो डिसीजन रखा जाएगा कि भाई 50% दो, सुप्रीम कोर्ट कहता है। क्यों? ये है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। ओके, आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दो राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों डिस्प्यूट्स को किसके द्वारा जो है सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसे मुकदमे हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यहाँ आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पापिया। ठीक है, मैं जरूर ध्यान रख रहा हूँ, बट है तकदीर है ऐसी, क्योंकि धीरे धीरे ना इतनी क्लास लेने के साथ साथ जो फिजिकल कैपेबिलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो रहा है। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी आराम पसंद इंसान हो गया था, और जब आप आराम पसंद हो जाओ तो आपके इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है। मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे थोड़ा सा फिजिकल वर्क लगातार करते रहना चाहिए। इतनी क्लासें हो जाती हैं फिजिकल वर्क करने का मन ही नहीं करता, सो दैट, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा कि नहीं, मुझे फिजिकल वर्क करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 रिटें इशू कर सकता है। ठीक है, फॉर्जन भाई श्यामलाल जी, अगर इंडिया के बॉर्डर के अंदर, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो आप इंडियन पिनल कोड के थ्रू आपकी व्यवस्था की जाएगी। आप किसी भी देश के रहने वाले हो, आपने अपराध जहां किया, आप यहां से अमेरिका चले जाइए, वहां पर कोई कांड कर दीजिए, वहां पर चोरी कर लीजिए, तो जो सजा अमेरिका की कानून की होगी वही मिलेगी ना, इंडिया के कानून की मिलेगी। इंडिया में चोरी वाले छूट जाते हैं ऐसे ही, क्यों छूट जाते हैं कि नहीं? तो नो डाउट जो है जहां आप रहेंगे वहीं के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। ठीक, तो आपको 5 प्रकार की रीडिंग के द्वारा मौलिक अधिकारों को डिफेंड करता है। 143 कहता है, ठीक, ठीक, 143 कहता है, आप 143 को अपनी भाषा में मत समझिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट से 143 कर लिया ना तो फिर लोहे के चने चबाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वैसे सारे आंदोलन वगैरह ढीले पड़ने लगे। क्यों? अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में सजा होती है, और क्या होता है, आगे जुडिशरी इंडियन जुडिशरी से ज्यादा रिजिड है। ठीक है, तो आपके प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो आपके जुडिशरी से किसी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है कि भाई ये मुद्दा है, इस पर आप मुझे सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर जुडिशरी को फ्रीडम है, वो चाहे एडवाइस दे और चाहे डिनाई कर दे कि भाई मैं नहीं दूंगा। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे राष्ट्रपति ने जब सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, इस मुद्दे पर मैं कोई सलाह नहीं देता। हाँ, उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया बट उसने सलाह नहीं दिया। ठीक, और अगर सलाह दे दिया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया, तो ये भी जरूरी है कि प्रेसिडेंट उसे माने। प्रेसिडेंट जो है संविधान के द्वारा उसे भी अधिकार है कि वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे उसे सलाह लेके रख दे कोने में। तो दोनों के अपने अपने अधिकार है अपने अपने लेवल पे कि सलाह दे, उसे लगता है कि मुद्दा सलाह देने लायक है तो देगा, नहीं देने लायक है तो नहीं देगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग हाई कोर्ट की। ये सलाह गुप्त होती है, पब्लिक क्यों होगी? अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या सूचना देते हैं इसकी प्रेस रिलीज थोड़ी होती है। कभी कभी मीडिया में आ भी जाता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, मीडिया में अभी जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा मीडिया में आ गया
तो मीडिया में आ भी जाता है। ओके, चलिए अब हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करें। तो हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ये कहां पर बना है? हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश करंट टाइम में कहां पे बना है? और ये बिल्डिंग आ गई है। खेल लेते हैं कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल कि करंट टाइम में हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कहां पर है? तो ये अमरावती में है। कहां पर है? अमरावती में है। इट इज जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, करनूल नहीं है श्यामलाल, अमरावती है। ठीक है, और ये बिल्डिंग हैदराबाद में है। और हैदराबाद करंट टाइम में कहां का न्यायालय हो गया है? हैदराबाद करंट टाइम में तेलंगाना का न्यायालय हो रहा है। तो कभी ये आंध्र प्रदेश का न्यायालय हुआ करता था, आज ये क्या है? तेलंगाना हाई कोर्ट हो गया है। और आपको बता दें तेलंगाना हमारा निवली हाई कोर्ट है, 25वां। लेकिन हाई कोर्ट की बिल्डिंग 25वीं किसने बनाई? अमरावती में। हाई कोर्ट का भवन 25वां कहां बना? अमरावती में। ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय कहां बना? तेलंगाना में। हाई कोर्ट बना तेलंगाना में, हाई कोर्ट का भवन बना अमरावती में। ओके, चलिए आपको एक चीज बता देते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहला हाई कोर्ट यही बना था, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद वाला। कब बना था? 1954। 1953 में आंध्र प्रदेश को एक लैंग्वेज बेस्ड स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया गया, तमिल क्षेत्र से अलग करके। और तब स्वतंत्र भारत का पहला हाई कोर्ट बना, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट्स सिचुएटेड इन हैदराबाद। दैट इज नॉट 1956। ठीक है, फजल अली आयोग बना था 1956 में, लेकिन भाषा के आधार पर पहला राज्य बन चुका था 1953 में, और वो था आंध्र प्रदेश। और अगले ही साल वहां हाई कोर्ट बना लिया गया था, दैट द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन सिचुएटेड इन हैदराबाद। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लेकिन क्या इसके पहले भी हमारे पास हाई कोर्ट थे? बिल्कुल, तो ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ठीक, तो संविधान में लिखा गया है। लेकिन आपको बताएं, इंडिया में 1861 में एक्ट ऑफ 1851 आया, भारत शासन अधिनियम 1861, और इसमें क्या कहा गया? हाई कोर्ट बनाने की बात कही गई। और भारत में अगले ही साल 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। कौन कौन से? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो आगे इसका डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन पहले संवैधानिक मुद्दे पे देख ले। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। मतलब हर राज्य के पास एक न्यायालय होगा, स्टेट के पास एक न्यायालय होगा, लेकिन ठीक है, बिल्कुल, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, गोवा, ठीक है, तो हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा अलग से, ये जरूरी नहीं है। हर राज्य के पास एक उच्च न्यायालय, जैसे 4 भाई हैं, इन 4 भाइयों के, ठीक है, के पास इनमें से भाई सब ने शादी वादी करी है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक संतान है इन चारों में से। तो इन चारों के पास एक बेटा है, इन चारों के पास एक संतान है, ठीक है, लेकिन हर आदमी के पास अपनी एक अलग संतान नहीं है ना। क्यों? बस सेम कॉन्सेप्ट है कि हर भाई, मान लीजिए 4 लोग थे या 2 लोग थे, 2 ही लोग थे, दोनों लोगों ने शादी वादी की, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक बच्चे को गोद ले लिया, मिस्टर ए को। अब दोनों के पास एक बेटा है, ए को मिस्टर जो है का ने भी गोद लिया है और खा ने भी गोद लिया है। तो ये का के भी बेटे हैं और खा के भी बेटे हैं, तो दोनों के पास एक एक बेटे हैं, लेकिन दोनों के पास अलग अलग बेटे नहीं है। बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है, सिर्फ एकमात्र यूनियन टेरिटरी अब तक थी जहां पर हाई कोर्ट था, और वो थी दिल्ली। अब दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू कश्मीर, जिसके पास हाई कोर्ट है। तो श्यामलाल जी, यूनियन टेरिटरी किसी न किसी हाई कोर्ट से मर्ज हो जाती है। जैसे आपकी ये अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आती है। आपकी दमनदीप हाई वो है, वो केरल के अंतर्गत में आती है। आपका ये दमनदीप कह रहे हैं, लक्षद्वीप, दमनदीप और दादरा नगर हवेली ये महाराष्ट्र के अंतर्गत में आती है। ठीक है, चंडीगढ़ में खुद ही है जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का देखता है। तो ऐसे यूनियन टेरिटरी का कहीं ना कहीं मर्जर है। लेकिन सिर्फ वर्तमान समय में 2 यूनियन टेरिटरी है जिनके पास हाई कोर्ट है, एक है दिल्ली और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी हाल में बना है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो बेसिकली उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के साथ जो उसके अधीनस्थ होते हैं, राज्य का प्रमुख दीवानी न्यायालय होता है, सिविल कोर्ट। और आर्टिकल 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इट्स हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है,
चलिए भाई बताइए, एक जोरदार सवाल मंजीत ने पूछा है, मंजीत महोदय ने, कि भारत का पहला सीजेआई तो 1774 में जब बना था तो एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे, ठीक है। 1950 में जब इसे बनाया गया तब कौन बना बताएं? एच जे कानिया, ठीक है, एच जे कानिया। तो 1774 में जब कलकत्ता में बनाया गया था तो एलिजा इम्पे थे, और 1950 में एच जे कानिया साहब आपके क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हीरालाल जे कानिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, ये भी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, और ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड किसके लिए है? सबऑर्डिनेट कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और ट्रिब्यूनल्स के लिए इनके डिसीजन साक्ष्य के तौर पे रखे जाते हैं। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो हाई कोर्ट के जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन इसके लिए अथराइज है? प्रेसिडेंट। लेकिन याद रहे कि प्रेसिडेंट जब भी किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है तो दो लोगों की एडवाइस कंपलसरी हो जाती है, एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल जहां पर इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधी राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श से किया जाता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा था कि 1+33 ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन हाई कोर्ट में ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। क्यों? रीजन है, जैसे यूपी है, तो यूपी काफी बड़ा स्टेट है, यूपी में बहुत ढेर सारी पॉपुलेशन है, और जितनी पॉपुलेशन होगी उतने प्रकार के मुकदमे आएंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, पंजाब है, ठीक है, या हरियाणा है, तो हरियाणा और पंजाब की आबादी यूपी से कम है, तो वहां मुकदमे भी कम आएंगे। तो जैसा न्यायालय होगा, कहां पर कितने जज अपॉइंट किए जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंफर्म नहीं है। इसके लिए मिस्टर प्रेसिडेंट को एथराइज किया गया है कि जिस राज्य में जिस प्रकार के मुकदमे, जिस प्रकार की नीड हो, उतनी संख्या पे वहां न्यायालय में जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो सर्वाधिक जज कहां पे, कौन सा स्टेट के न्यायालय में होने चाहिए बताइए? मैक्सिमम जज किस स्टेट की जुडिशरी में होने चाहिए? चलिए उस न्यायपालिका का नाम बताइए। क्या भारत में कोई उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है? जैसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, तेलंगाना उच्च न्यायालय है, ऐसे ही क्या भारत में उच्च न्यायालय है? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, कुछ लोग कह रहे हैं लखनऊ हाई कोर्ट। तो आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, याद रखिएगा, लेकिन मोदी जी इस हाई कोर्ट का नाम प्रयागराज नहीं किया गया है। यह हाई कोर्ट आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही रिकॉर्ड अपना रखता है, ठीक है। जिले का नाम बदला है, उच्च न्यायालय का नाम नहीं बदला है। उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट था, है, और आने वाले समय में अभी रहेगा। तो आपको बताएं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, 1866, दैट इज नॉट 1965 या 1969। 1866 में हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बना था, और ये था, इसकी पीठ कहाँ थी? यूपी में, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। लेकिन 1869 में, ठीक है, 1869, दैट इज नॉट 1969, 1869 में इसे इलाहाबाद लाया गया, और तब से ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहलाता है। ये भारत का नहीं बदला रोशन जी, ये उच्च न्यायालय है, प्रदेश का न्यायालय है, इसका नाम इलाहाबाद। ढेर सारे रिकॉर्ड बदलने पड़ते, ढेर सारे नियम कानून लाने पड़ते, तो कोई बात नहीं गौतम, हो जाता है, एरर हो जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो दैट इज 1869, 1866। आप 1966 लिख रहे थे गौतम, और आपको पता भी होना चाहिए भारत में एक उच्च न्यायालय 1966 में भी बना है। लखनऊ में इसकी बेंच है श्यामलाल, इसकी पीठ है, दैट इज नॉट मेन हाई कोर्ट। तो आप लोगों को ये बताना है 1966 में कौन सा हाई कोर्ट बनाया गया। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, और रिसेंटली कौन सा बनाया गया? दो सवाल मेरे, कि 1966 में विप्लव, यू आर राइट, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट, ओके। और 25वां 25th हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज नॉट अमरावती। बीरज, मैंने बताया है
अमरावती, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हैदराबाद उच्च न्यायालय कहीं भी नहीं है, उसे आप तेलंगाना कहते हैं। तो आपका जो 29वां राज्य बना तेलंगाना, इस तेलंगाना उच्च न्यायालय को आप कहते हैं 25वां उच्च न्यायालय। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो बनाया गया है, वहां पर तो जजों की अपॉइंटमेंट पहले से थी, वहां पर तो करना सिर्फ बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बना दिया। तो हाई कोर्ट भवन 25वां बना है आंध्र प्रदेश में, और हाई कोर्ट बनाया गया है तेलंगाना में। क्लियर? तो वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय भारत में है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया था, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर समझे। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय भवन, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, भवन बिल्डिंग, ठीक है, हाईकोर्ट बिल्डिंग 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में बनाया गया। और 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है तेलंगाना में, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पुराना हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, प्लस अब जम्मू एंड कश्मीर भी में ही उच्च न्यायालय माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ओके, किसको बना सकते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में 1 या इससे अधिक वर्ष तक 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, तभी वो बन सकता है। याद रखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, 10 साल तक किसी लोअर कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ठीक। अधिकार क्षेत्राधिकार सेम वैसा ही है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार है, उन्हें सुपरवाइज करता है। अपीली क्षेत्राधिकार है, किसके विरुद्ध? सबऑर्डिनेट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं। प्राइमरी राइट भी है, दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामले में विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर राज्य सरकार से आपका कोई मुकदमा शुरू हुआ तो आप लोअर कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। क्लियर? तो ये तो रही न्यायपालिका में उच्च न्यायालय की शक्तियां। अब आप लोग बताएं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इस सेशन को थोड़ा सा अपने उन मित्रों तक पहुंचा दीजिए जो थोड़े से मतलब मेरी तरह बीमार हो गए हैं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं फटाफट। हालत बहुत दयनीय है। चलिए फटाफट जल्दी से बताएं। क्लियर? तो आपका कमेंट बॉक्स हुआ प्राइवेट। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, याद रखिएगा। अब पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है? क्वेश्चन नंबर 1, 4 विकल्प आपके, सिर्फ 10 सेकंड, और आपको बताना है विच आर्टिकल। 122, 324, 124 और 315। सारे लोग आंसर को अटेंड करेंगे, कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं। सही गलत जो भी आता है अटेंड करिए। एंड अभी भी लगभग 30% लोगों ने अटेंड नहीं किया है। दैट इज आर्टिकल 124। अगला सवाल, अधिकार पेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका 10 सेकंड। अधिकार पेक्षा, बहुत बढ़िया। किस अधिकार से, ठीक है, किस वारंट से? तो सी यहाँ पे काट लीजिए, सही कर लीजिए उसे। सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये रहा आपका 4 विकल्प। सबको पता है संविधान लागू होने के बाद हुई, तो संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी के बाद ही होगा। ओके, अगला सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होने की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 62, 65, 60 या 70 ईयर? तो दैट इज अ 65 ईयर ओल्ड। यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हमारे संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 5। और ये रहे 4 विकल्प, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड, 88% लोगों ने बताया दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया आंसर हो रहा है। ओह शिट यार। अगला, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया गया? ठीक है, अवैध हिरासत के, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, या फिर क्यों वारंटो? बताएं। 3 सेकंड आपके पास, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और फाइनल आंसर इज द 89%। जी हाँ, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय की सीट, घोषित सीट कहां पर है? इन द सेंस पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय की बेंच कहां है?
सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो ले चलते हैं आपको हम तिलक मार्ग, नई दिल्ली। वेरी गुड। अगला सवाल, राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं और विवादों की जांच और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, अगर मिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो मैंने प्रेसिडेंट में आपको पढ़ाया है कि उस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक ही जगह है जहां आप इसके अपील कर सकते हैं, तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कहां काम करने की अनुमति नहीं होती? ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बताएं। वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने कहा है, 50% लोगों ने, कि उस हाई कोर्ट में जहां से वो रिटायर हुआ है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन दिलाता है हाई कोर्ट के जज को ओथ? एंड ओनली 28%। ठीक है, मैंने यहाँ उच्च न्यायालय पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ठीक है, तो स्टेट में गवर्नर दिलाएगा। अगला सवाल आपका, देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? आज के सेशन का सबसे आसान सवाल, कई बार मैंने बताया है। एंड राइट आंसर इज द 25 और 100%। सभी ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। चलिए चलते हैं लीडर बोर्ड की तरफ, और आज का लीडर बोर्ड आप लोगों को बता रहा है कि आज के हमारे टॉपर हैं गौतम अखिलेश, विप्लव सिंह, कुलदीप सिंह राणा। ओके, उसके बाद धीरज, सुमित, चिक्कू, मोती, सोनू, अमन, मंजीत, अंकित, राहुल, पापिया, श्यामलाल, अमित पाल, श्रेयांश, रोशन, नीतीश, विजय, ये हमारे टॉप 20 स्कोरर हैं गाइज। तो मिलते हैं हम लोग अभी जस्ट 1 घंटे बाद 1 बजे हमने एक फ्री सेशन लेना है। 1 बजे हम मिलेंगे 15 मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के। तो मिलते हैं 1 बजे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।